Hello, my dear students. Welcome back to Team Nishta in association with English Funda. These are some crucial grammar concepts. ग्रामर के ये बहुत ही important concept है subject verb agreement. अब आपको इस वीडियो को तब देखना चाहिए जब आप phrases और clauses के बारे में अच्छी आइडिया रखते हो और parts of speech के बारे में अच्छा आइडिया रखते हो। तो पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो देखें, उसके बाद फ्रेजेस एंड क्लॉजेस वाला वीडियो देखें, उसके बाद आप इसको देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये दोनों वीडियोस भी इसके पहले के पढ़े हुए हैं, उन दोनों को आप देख लो, उसके बाद इसको देखना। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सर हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। सब्जेक्ट और कुछ नहीं है सर, नाउन या प्रोनाउन होता है, और वर्ब उस नाउन या प्रोनाउन का एक्शन दिखाता है या स्टेट बतलाता है। नाउन प्रोनाउन का एक्शन या स्टेट बतलाता है। ओके, अब जरा से क्वेश्चंस को हम एक आध ट्राई करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि भाई हमें आता है ये कॉन्सेप्ट या नहीं आता। यहां देखना, अब इसमें आप बताओ कि कौन सा सेंटेंस है। वन ऑफ दीज बुक्स आर योर्स, वन ऑफ दीज बुक इज योर्स, वन ऑफ दिस बुक इज योर्स, और वन ऑफ द बुक्स इज योर्स। अब ये तुरंत बोलोगे कि सर सब तो एकदम एक जैसा ही लग रहा है, बड़ा जरा सा कंफ्यूजन सा हो रहा है सर, मैं क्या करूं सर। ठीक है, इसी को सीखना है। इसका आंसर है हमारा ये, वन ऑफ द बुक्स इज योर्स। सिर्फ ये सेंटेंस है। क्यों सर? तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आना चाहिए आपको, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस भी आना चाहिए। तब यहां देखना, गिवन सेंटेंस में ऑफ द बुक्स जो है वो फ्रेज, ऑफ द बुक्स जो है वो फ्रेज है। फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता, और तो ये बुक्स क्या है सर, ये ऑफ का ऑब्जेक्ट है, ऑफ का ये ऑब्जेक्ट है। फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता तो ऑब्जेक्ट होता है, तो ये तो ऑफ का ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑफ का साथी है, तो इसको हटा दो। सब्जेक्ट कौन सा हुआ, वन, तो इज योर्स। ठीक है सर, ये तो समझ में आया। तब तो ये इज योर्स भी सही होना चाहिए, नहीं है ना? यहां पर मैं प्रॉब्लम और किसी का है क्या है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आपने इसको हटा दिया, वन सब्जेक्ट है तो इज योर्स लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां क्या लिख रहा हूं, दीस लिखने पर बुक लिखेंगे या बुक्स लिखेंगे? दिस मने एक, दिस बुक, और दीस लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब, ये सारे, तब तो बुक्स लिखना पड़ेगा ना, तब तो ये भी गलत ही हो गया। वन ऑफ दीस बुक्स इज योर्स, इन सारे किताबों में से एक तुम्हारी है कि एक तुम्हारी है। यहां पर मैं क्या लिखा है, इन किताबों में से एक तुम्हारी है, वन ऑफ द बुक्स इज योर्स। हाँ, वन ऑफ दिस बुक, इसमें क्या प्रॉब्लम है सर, ये भी तो सही लग रहा है। वन ऑफ दिस बुक इज योर्स, तो इसमें भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, प्रॉब्लम है ना। इस किताब में से एक, इन किताबों में से एक या इस किताब में से एक, इन किताबों से एक, यहाँ तो एक ही किताब की बात हो रही है, दिस बुक मतलब तो एक ही हुआ, इस किताब में से एक आपकी है या इन किताबों में से एक आपकी है, तो हो गया। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर मैं ऑफ दिस बुक्स क्या है, फ्रेज, इसको हटा दिया, बुक्स ऑफ का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो वन है, तब तो आर नहीं आ सकता, यहाँ इज आना चाहिए था। एक ही सेंटेंस बाकी रह जाता है, डी। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट सीखना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब एक सेंटेंस और मैं लेके चलता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। India's reputation as a huge economy have been growing. India's reputation as a huge economy has been growing. India's reputation as huge economy have been growing. India's reputations as a huge economy has been growing. सर यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है? As a huge economy तो आपका फ्रेज है, सब्जेक्ट है रेपुटेशन। रेपुटेशन सिंगुलर होना चाहिए, तो हैव जहां जहां पर भी रहेगा उससे तो गलती है। यहाँ पर मैं, सर ये सही लग रहा है, इंडियाज रेपुटेशन एज अ ह्यूज इकोनॉमी हैज बीन ग्रोइंग, ये सही है। सी गलत है सर, इंडियाज रेपुटेशन एज ह्यूज इकोनॉमी, ए यहाँ नहीं है। हाँ, और है भी लिखा हुआ, रेपुटेशन सिंगुलर है। फिर इसमें आते हैं इंडियाज रेपुटेशंस, मीनिंग ही नहीं बनेगा। इंडिया की गर्वों, ऐसे तो कोई मीनिंग नहीं बन सकता, सो रेपुटेशंस वर्ड नहीं हो सकता। अगर हो भी गया तो यहाँ पर मैं हैस नहीं हो सकता, यहाँ है होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी गलत है। ठीक है, अब हम देखते हैं। ओके, तो फोर्थ सेंटेंस है ये। अब हम देखते हैं कि सर कॉन्सेप्ट हमें क्या सीखना पड़ेगा। ये तो आपने सिखा दिया, ठीक है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या सीखना पड़ेगा। ऐसे आप जो कर रहे हो ये क्या मैं भी कर पाऊंगा? कर पाओगे? आप भी कर पाओगे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हमें कुछ कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा।
ओके, अब देखते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आपको सीखना है वो ये है, एस वर्ब में वर्ब के साथ एस कहाँ लिखते हैं। कई लोगों को ये प्रॉब्लम दे देता है, सिंग्स कहाँ लिखना है, सिंग कहाँ लिखना है, हैज कहाँ लिखना है, हैव कहाँ लिखना है। ये कई लोगों को प्रॉब्लम दे देता है। इस चीज को पहले पहले हम लोग समझ लेते हैं। याद रखना, इसको देखना, जब भी कोई सब्जेक्ट आएगा वो या तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा, क्योंकि नाउन प्रोनाउन की ही बात होनी चाहिए। तो नाउन प्रोनाउन या तो फर्स्ट पर्सन में होगा, या तो सेकंड पर्सन में होगा, या तो थर्ड पर्सन में होगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा, सेकंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल होगा, थर्ड पर्सन प्लूरल होगा, या थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। यही सब्जेक्ट हो सकता है। और सेंटेंस लिखने के लिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब लिखना है। प्रेजेंट में लिखेंगे, पास्ट में लिखेंगे, या फ्यूचर में लिखेंगे। देखते हैं इंग्लिश में वर्ब बदलता कैसे, जैसे हिंदी में बदलता है वैसे इंग्लिश में बदलता है। कैसे बदलता है देखते हैं। आई के साथ मैं कोई भी वर्ब लिखूं, एस नहीं जोड़ता। आई सिंगुलर है, आई सिंगुलर है, लेकिन कोई भी वर्ब लिखता हूं तो इसमें एस नहीं जोड़ता। आई ईट्स, आई हैज वगैरह नहीं बोलता। ठीक है, मैं क्या करता हूं, आई ईट, आई हैव, आई डू बोलता हूं। सर प्लूरल है, वी, हम सब, इसमें भी एस नहीं जोड़ता। वी ईट, वी हैव, वी डू, इसमें भी एस नहीं जुड़ता, इसमें भी एस नहीं जुड़ता। थर्ड वाले में आते हैं, चाहे यू एक हो चाहे यू अनेक हो, एस नहीं जोड़ते, इसमें भी एस नहीं जोड़ते। यू ईट, यू हैव, यू डू ही बोलते हैं। हैज का भी कोई काम नहीं है सर। दे में आता हूं, फिर वही चीज, ईट के साथ एस नहीं है, हैव के साथ हैस नहीं है, यहाँ डू नहीं है, इसके साथ भी एस नहीं जोड़ते हैं। मतलब हमने देखा, चाहे सिंगुलर, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई एस नहीं जुड़ता। थर्ड पर्सन प्लूरल में भी नहीं जुड़ता, थर्ड पर्सन प्लूरल में भी नहीं जुड़ता। कई लोग वहां खड़े हैं, दूर खड़े हैं, थर्ड पर्सन के प्लूरल में भी एस नहीं जुड़ता। एक ही जगह जुड़ता है, वो आपको याद रखना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस, ये आपको याद रखना है। जब भी थर्ड पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन नहीं, सेकंड पर्सन भी नहीं, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बातचीत हो रही है, थर्ड पर्सन होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, तभी एस जुड़ता है, वरना एस जुड़ता ही नहीं है। और कहीं पर भी आप एस नहीं देख सकते। देखो, ना पास्ट में एस देख सक रहे हो, ना फ्यूचर में एस देख सक रहे हो। एस तो एक ही जगह पे देखते हो, थर्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस, ये येलो में जो दिया हुआ है। मतलब ही शी इट या नाउन उसकी जगह पे लिख दिया है, इनके साथ में थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो एस लिख देंगे, और कहीं पर भी नहीं लिखेंगे। यहां देखो, आई सिंगुलर है लेकिन लिखा मैंने हैव ही। वी प्लूरल है, मैंने लिखा हैव ही। यू सिंगुलर या प्लूरल है, लिखा हैव ही। दे प्लूरल है, हैव ही लिखा। थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो हैज लिखा। उसी तरीके से यहीं पर एस लिखा, डस भी यहीं लिखा। मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ के और कहीं पर आप एस नहीं जोड़ पाओगे, वो भी प्रेजेंट में। पास्ट में तो कहीं भी एस नहीं जुड़ता। एट हैड डेड, एट हैड डेड, देखो सब में। और फ्यूचर टेंस में हमेशा हम एक मॉडल वर्ब लेके आते हैं। शैल, विल, कैन, मे, माइट वगैरह को मॉडल वर्ब कहते हैं। मॉडल वर्ब हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आता है, एस वगैरह के साथ आता ही नहीं। विल ईट, विल गो, विल सिंग, वो चाहे किसी पर्सन के लिए लिखो। तो आप देखते हो कि सर पूरी एक जगह पे ही एस जोड़ा जाता है और कहीं जोड़ा ही नहीं जाता। अब जरा से ध्यान देना, मान लो इसको देखो, मैंने लिखा आई ईट्स, सर सिंगुलर है इसीलिए एस लिख दिया, कह नहीं सकता। आई हैव, सर सिंगुलर है इसीलिए हैव लिख दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको समझना यह है कि हैव कभी भी बिना सब्जेक्ट देखे आप नहीं बोल पाओगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। जब तक सब्जेक्ट नहीं देखोगे तब तक बोल नहीं पाओगे कि हैव सिंगुलर है या प्लूरल है। मतलब हैव सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन अगर मैंने हैज लिखा, हमेशा ही सिंगुलर है, क्योंकि ये और किसी के साथ लिखा नहीं जा सकता, ही शीट के साथ ही लिखा जा सकता। बात आई समझ में? मैं कह रहा हूं, हैव को देखकर आप ये नहीं बोल सकते कि सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट देखेंगे तभी बोल सकता हूं सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आई हैव में सब्जेक्ट, ये हैव सिंगुलर है। वी हैव में हैव प्लूरल है। यू किसी एक बंदे को दिखा रहा हूं तो यू हैव सिंगुलर है। यू कई लोगों को दिखा रहा हूं और हैव लिख रहा हूं तो प्लूरल है। दे लिख रहा हूं तो ये प्लूरल है। लेकिन ही शी इट लिखता हूं तो हैस ही लिखना पड़ेगा, और हैस का और कोई जगह नहीं है, हैज का और कोई जगह नहीं है। तो ये याद रखना है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमको सीखना क्या है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेजेस एंड क्लॉजेस टू करेक्ट सेंटेंसेस। फ्रेज और क्लॉज का कॉन्सेप्ट जो कि दूसरे वीडियो में है, उसको देखने के बाद इसमें आकर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको सीखना है।
ठीक है। मैचिंग वर्ब्स विद डिफरेंट नाउन्स एंड प्रोनाउंस। नाउन्स और प्रोनाउंस कई किस्म के होते हैं, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, उसको ढूंढ के निकालना, सब्जेक्ट का नाउन या प्रोनाउन ढूंढ के निकालना और उसको सिंगुलर है या प्लूरल है देखना, उसके बाद वर्ब लिखना काम है। और कंजंक्शंस कैसे कनेक्ट करते हैं इसको देखना है। ठीक है। तो इस उम्मीद में कि आपने फ्रेजेस एंड क्लॉजेस देख लिया होगा, क्लॉजेस देख लिया होगा, तो मैं आगे बढ़ा रहा हूं। कुछ लोगों को आइडिया होगी ऑलरेडी, तो उनको दिक्कत नहीं है, वो आगे देख सकते हैं। जिनको आइडिया नहीं है, अगर फंसते हो आगे जाकर, तो प्लीज वॉच फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, उसके बाद इसमें आओगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। ओके। एक रूल, पहला रूल देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट को वर्ब के साथ मैच करने पर पहला पहला रूल ये है, ये याद रखना, जब भी एंड कंजंक्शन, एंड कंजंक्शन किसी को भी जोड़ सकता है, लेकिन अगर दो सब्जेक्ट को जोड़ दिया, दो सब्जेक्ट को जोड़ दिया एंड, तो क्या कर देगा, दोनों सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दे देगा। जैसे पहला सब्जेक्ट है उतना ही इंपॉर्टेंस सेकंड सब्जेक्ट को भी दे देगा। तो एंड तभी यूज करना चाहिए जब दोनों सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहते हो, और चूंकि दो लोगों की इक्वल रैंक में बात कर रहा हूं, इसलिए प्लूरल वर्ब लिखना पड़ेगा। देखना, इंडिया एंड इंग्लैंड ईच आर प्लेइंग टुडे। सर अकेले तो खेल नहीं रहा, इंडिया जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंग्लैंड भी इंपॉर्टेंट है गेम के लिए, तो आर प्लेइंग टुडे। एंड आने पर आर, वर्ब आर लिखते हैं। लेकिन एंड कब लिखते हैं, जब इंडिया और इंग्लैंड दोनों ही अनिवार्य हैं इस सेंटेंस के लिए, वरना इंडिया इज प्लेइंग टुडे अगेंस्ट हूम। ठीक है। तो इंडिया एंड इंग्लैंड आर प्लेइंग टुडे। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखना, इस सेंटेंस के अनुसार दोनों को इसने इंपॉर्टेंट कर दिया। गरीबी और पॉपुलेशन, गरीबी और पॉपुलेशन बोल रहे भाई दोनों ही चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पॉपुलेशन। तब तो क्या करना पड़ेगा, एंड तो लिख दिया आपने सर, तो ये क्या करेगा, आर लिखना। मतलब एंड तभी लिखते हैं जब दो चीजों को बराबरी का इंपॉर्टेंस देना पड़ता है, और वर्ब भी क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। इसको याद रखना। ठीक है। फिर ये एक चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए जाओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे सेंटेंस किसी भी लैंग्वेज में किसको कहा जाता है, जो पूरे पार्ट, वाक्य के पूरे जो अंग हैं लॉजिकल हो। सबसे पहले लॉजिकल, लॉजिक सही तरीके से व्यक्त कर पाता हो, और उसके बाद ग्रामर सही हो। ग्रामर सिर्फ सही होने पर, लॉजिक गड़बड़ होने पर सेंटेंस सही नहीं है। लॉजिक सही होना चाहिए, उसके बाद ग्रामर सही होना चाहिए, और सेंटेंस जितना छोटा हो उतना अच्छा, सेंटेंस जितना छोटा हो उतना अच्छा। ठीक है। फिर सेकंड, फिर एक बार आ जाता है उसी में, आपको यह बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। दो सेंटेंस मैंने लिखा, इंडिया एज वेल एज जिम्बाब्वे आर प्लेइंग अ T20 क्रिकेट सीरीज। ये सेंटेंस सही है, या इंडिया एंड जिम्बाब्वे आर प्लेइंग अ T20 क्रिकेट सीरीज, कौन सा सेंटेंस सही है, ये सही है या ये सही है, या दोनों सही। मैंने तो सिर्फ एंड की बात करी है, एस वेल एस वगैरह की बात नहीं करी है। मैंने बोला एंड जब जोड़ता है तो दोनों को बराबरी का इंपॉर्टेंस देता है। तो यहां सर आपने एस वेल एस से जोड़ा है, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, तो इसके बारे में तो मैं श्योर हूं कि एंड तो सही है, एकदम सही है। और ये गलत है, क्योंकि एंड को छोड़कर किसी भी दूसरे कंजंक्शन के साथ दूसरा सब्जेक्ट जोड़ते हो, मतलब एक्स और वाई को जोड़ना है, बीच में एंड नहीं डालकर, और कोई भी मैं कंजंक्शन डालूंगा तो दोनों को बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा। ठीक है, उसी पे चलते हैं, एक बार उसको देख लेते हैं, इसमें समझ लेना। माई सिस्टर एज वेल एज माई कजिन्स इज आर कमिंग टुमारो। सर पक्के तौर पे एज वेल एज आपने लिखा, मतलब इनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, सिस्टर को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो मैं इज लिख देता हूं। ठीक है, लेकिन ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, तो विल कम बैक टू इट। लेकिन अगर आपने फ्रेज सीख रखा है, ये तो फ्रेज ही हो गया ना, एंड तो है नहीं, तो एज वेल एज लिख रहे हो तो ये तो फ्रेज बन गया। एक से ज्यादा शब्द, कुछ मीनिंग हो, टेंस ना हो, तो फ्रेज, ये तो फ्रेज बन गया। तो फ्रेज तो सब्जेक्ट बन नहीं सकता, तो सब्जेक्ट क्या आंसर है, माई सिस्टर इज। वैसे भी देखने पर बात बनी जाती है। फिर अगला देखना, द पीएम अलॉन्ग विद द कैबिनेट मिनिस्टर्स इज आर इन अ मीटिंग विद द प्रेसिडेंट। यहां देखो, अलॉन्ग विद द कैबिनेट मिनिस्टर्स अगर आपने कर दिया तो इसको तो इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस किसकी हो गई, प्राइम मिनिस्टर की, तो क्या लिखना पड़ेगा, इज। लेकिन अगर यहाँ एंड लिख दूंगा तो प्लूरली लिखना पड़ेगा, चूंकि आप दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो आर। आई बात समझ में। चलते हैं, फ्रेजेस दो सब्जेक्ट को जोड़ नहीं सकते, अभी वही चीज देख रहे थे, एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ वगैरह फ्रेजेस हैं, और एंड से जोड़ने पर इक्वल इंपॉर्टेंस आ जाती है। सब्जेक्ट जॉइंड बाय फ्रेजेस डू नॉट हैव इक्वल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो यहां देखो,
as well as together with along with our phrases and they provide extra information. They do not make the subject important. यहाँ देखना, apple cider vinegar with honey is a good remedy for a sore throat. With honey, and honey नहीं लिखा है, with honey लिखा है, तो and आपका है नहीं सर, तो ये तो सब्जेक्ट नहीं बनेगा. सब्जेक्ट कौन सा बनेगा? विनेगर. तो इज लिखे हो, एकदम सही लिखा. अगर यहाँ and कर दूंगा तो इसको आर करना पड़ेगा. ठीक है, तो लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, वन ऑफ दीज बुक्स. अब सर वही चीजें जो हम लोग पहले कर रहे थे उसी में आ रहा हूं. अब देखना है, अब आसान कितना हो जाता है. वन ऑफ दीज. ठीक है सर, वन ऑफ दीज बुक्स, ये तो फ्रेज हमारा ये हो गया, ये हमारा फ्रेज हो गया. और मीनिंग क्या है? किताबों में से एक, तो इसको हटा दिया मैंने. वन मेरा सब्जेक्ट है, इज योर्स, ये तो आपने सिखा दिया था. ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया. अब चलते हैं हम. अब आ जाओ, इसको करो. द बुके ऑफ रोजेस आर ब्यूटीफुल. सही है गलत है? जरा सोच के बताना. फ्रेज हटा लो. कितने क्लॉज हैं इसमें? एक ही क्लॉज है. एक ही जगह टेंस दिख रहा है सर, तो एक ही क्लॉज है. ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा है मेरा? रोजेस है या बुके है? ठीक है, कैसे पता चलेगा? तो फ्रेजेस हटा लेता हूं. सर प्रिपोजिशन दिख रहा है, तो एक प्रिपोजिशन फ्रेज आ गया. रोजेस ऑब्जेक्ट है ऑफ का, ना कि सब्जेक्ट. तो इसको अगर मैं हटा देता हूं, तो सब्जेक्ट है मेरा बुके, तो क्या होना चाहिए? इज. द बुके ऑफ रोजेस इज ब्यूटीफुल. गुलाब के वो गुच्छे, गुलाब का वो गुच्छा बहुत सुंदर है नहीं है. गुलाब की बात नहीं हो रही है, गुच्छे की बात हो रही है. अगला वाला देखो. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क. इन लड़कों में से हर एक. स्टूडेंट्स क्या है? ये ऑब्जेक्ट है किसका? प्रिपोजिशन का. प्रिपोजिशन हमेशा अपना ऑब्जेक्ट के साथ आता है. तो ऑफ द स्टूडेंट्स, ये तो ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया सर. तो सब्जेक्ट कौन सा हुआ? ईच. हर एक, हर एक मतलब सिंगुलर. यहां क्या लिखना पड़ेगा? हैज. फ्रेज हटाना सीखो. फ्रेज का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख लो, बहुत बहुत काम करेगा. नेक्स्ट वन. द साउंड ऑफ द वेव्स सूथ मी. ओके, अगेन ऑफ द वेव्स क्या है? फ्रेज. वेव्स ऑब्जेक्ट है ऑफ का. ठीक है, और सब्जेक्ट कौन सा है? साउंड. क्या लिखना पड़ेगा? सूथ्स, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है. थर्ड पर्सन सिंगुलर है. फोर्थ देखो. अ पैक ऑफ वुल्व्स वर सीन नियर द विलेज. ऑफ वुल्व्स क्या है? फ्रेज. पैक सब्जेक्ट है, तो क्या लिखना पड़ेगा? वॉज सी. द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स वर चेक्ड थॉरोली. ऑफ द एप्पल्स क्या है? फ्रेज. सब्जेक्ट कौन सा है? क्वालिटी. एप्पल्स क्या है? ऑफ का ऑब्जेक्ट है, तो यहां क्या लिखना पड़ेगा? वॉज. ये है फ्रेजेस को हटा के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना. ठीक है, नाउ जरा से डिफिकल्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ठीक है, इसमें ये जरा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. जरा सा टाइम लेकर करके देखना. वीडियो को स्टॉप कर लो, एक एक करके सारा कर लो, फिर वीडियो को ऑन कर लेना. वीडियो को स्टॉप करके करके उसके बाद वीडियो को ऑन करके देखना. चलो, अब देखते हैं ऐसे लंबे सेंटेंस आने पर क्या करना पड़ेगा सर. फिर फ्रेज क्लॉज ही करेंगे, लेकिन पहले देख ढूंढेंगे कितने क्लॉज हैं. सर वॉज कंडक्टेड, एक जगह पे टेंस है. ठीक है, और एक जगह है इज इनकंक्लूसिव. मतलब दो क्लॉजेस हैं इसके अंदर. दो क्लॉजेस हैं. हर क्लॉज का खुद का सब्जेक्ट होगा. ठीक है, ये विच वॉज सर, ये विच मेरा सब्जेक्ट है वॉज के लिए, और विच किसको दिखा रहा है? एक्सपेरिमेंट को. तो सही है सर, विच वॉज. एक्सपेरिमेंट सिंगुलर है, तो विच वॉज कंडक्टेड ओवर सेवरल मंथ्स. कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लॉज पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहां वर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विच जो है एक्सपेरिमेंट को दिखा रहा है. ठीक है, लेकिन इज आपने किसके लिए लिखा? अब तो इसको छोड़ देता हूं मैं, इसको हटा देता हूं. तो रह गया कौन सा? द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज इनकंक्लूसिव. ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है? फ्रेज. ऑफ प्रिपोजिशन है, तो एक्सपेरिमेंट तो फ्रेज हो गया. तो सब्जेक्ट कौन सा है? रिजल्ट. तब तो इज नहीं लिख पाओगे, क्या लिखना पड़ेगा? आर. ऐसे ही करो सेकंड वाला. फिर बहुत इजी है. अलॉन्ग विद द बोर्ड मेंबर्स क्या है? फ्रेज. सब्जेक्ट कौन सा है? कमिटी. और कमिटी को एक साथ मिला करके पढ़ रहा हूं. ठीक है, हैज पोस्ट. कमिटी एक साथ मिलकर के डिसीजन लिया है, तो हैज द कमिटी अलॉन्ग विद द बोर्ड मेंबर्स हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग. अगर सर हमको हैव ही रखना होता तो मुझे क्या करना पड़ता? कुछ नहीं करना, अलॉन्ग विद को हटा करके एंड कर देता, तब भी ये सेंटेंस सही हो जाता. ठीक है, और कॉमा हटा देता.
द कमिटी एंड द बोर्ड मेंबर्स, कॉमा हटा देता है एंड लिख देता, तब भी सही हो सकता है, या अलॉन्ग विद रहने दो, वर्ब को हैज कर दो। थर्ड देखो, द टीम ऑफ रिसर्चर्स डिस्पाइट देयर एक्सपेंसिव The team of researchers, despite their extensive knowledge and experience, were unable to find a solution. चलो, despite हमारा preposition है, ठीक है। So despite their knowledge and experience, सर knowledge and experience को and जोड़ा है, दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ा है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का दो ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये पूरा ही मेरा फ्रेज हो गया, हटा देता हूँ। सब्जेक्ट कौन सा है? द टीम ऑफ रिसर्चर्स वर अनेबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन। ऑफ रिसर्चर्स क्या है? फ्रेज, इसको भी हटा दिया, सब्जेक्ट कौन सा है? टीम, तो क्या लिखना पड़ेगा? वॉस। ऐसे करते हैं। फोर्थ वाला देखो, द बॉक्स ऑफ ओल्ड बुक्स विच वर डिस्कवर्ड इन द एटिक आर नाउ इन डिस्प्ले इन द लाइब्रेरी। ओके सर, इसमें भी दो क्लॉज आ गए। विच किसको पॉइंट कर रहा है? बुक्स, जो कि प्लूरल है, तो वर लिखा है, तो ये तो सही है, तो इसको हटा लेते हैं। सही है तो इसको तो हमको कोई देखने की जरूरत नहीं है, ये लेकिन यहाँ आर लिखा हुआ है सर, तो बुक्स मेरा सब्जेक्ट है या बॉक्स, ऑफ ओल्ड बुक्स क्या है? फ्रेज, उसको हटाओ, तो सब्जेक्ट कौन सा है? बॉक्स, तो यहाँ क्या होना चाहिए? इज। नेक्स्ट वन, द सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन एडवांस्ड फिजिक्स कवरिंग वेरियस टॉपिक्स वर हाईली इंफॉर्मेटिव। यहाँ पर मैं आपको डाउट हो सकता है सर टेंस है, टेंस नहीं है, क्योंकि आईएनजी बिना हेल्पिंग वर्ब के आया है, तो ये एक फ्रेज है, छोड़ देते हैं। कवरिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, ऑन एडवांस्ड फिजिक्स, ये एक फ्रेज है, प्रिपोजिशनल फ्रेज। ऑफ लेक्चर्स और एक फ्रेज है, तो सर सीरीज मेरा सब्जेक्ट है, तो क्या होना चाहिए? वॉस। ऐसे करते हैं हम सेंटेंस का करेक्शन, ठीक है। और अब आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, और इसके बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट बन गया, तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से हैं? सम, मोस्ट, ऑल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। मैंने क्या बोला? नाउन्स और प्रोनाउंस सब्जेक्ट बन सकते हैं, तो ये कुछ प्रोनाउंस हैं जिसपे हमको ध्यान देना चाहिए। ये प्रोनाउंस इंडेफिनिट प्रोनाउंस सब्जेक्ट बन गए, तो ये वर्ड्स आपको याद कर लेना पड़ेगा पूरा अच्छा से। और इंडेफिनिट प्रोनाउन, सम ऑफ दीस आर आल्सो यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, कभी कभी इसको एडजेक्टिव के तरह भी यूज करते हैं, मतलब नाउन के पहले लिख देते हैं। कभी कभी प्रोनाउन के, ये इसको प्रोनाउन की तरह भी यूज करते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा सर कि एडवर्ब ये एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है? नाउन के पहले लिखा है तो एडजेक्टिव है, अकेले लिखा हुआ है तो प्रोनाउन है। ओके, यहां देखना, अब दिक्कत क्या है कि सम का मतलब क्या है सर? कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और ये काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। जैसे सम बुक्स भी बोल सकता हूं, सम वाटर भी बोल सकता हूं, सम बुक्स भी बोल सकता हूं, सम वाटर भी बोल सकता हूं, तो इसके साथ सिंगुलर लिखना है कि प्लूरल लिखना है, कैसे पता चलेगा सर? बताता हूं, वही वही चीज है। और पहले पहले तो हम लोग इन दोनों के बारे में डिफरेंस समझ लें। सम और एनी के बीच में कई लोग फंसते हैं। सम का मतलब है कुछ या कोई, एनी का मतलब है कोई भी, सिर्फ भी जुड़ जाता है, जरा भी और कुछ भी, नेगेटिव वगेटिव कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हिंदी याद रखो, एनी के साथ भी जुड़ा हुआ है, और भी जुड़ गया कहीं पर। डू यू हैव एनी मनी? आपके पास जरा भी पैसे हैं। डू यू हैव सम मनी? आपके पास कुछ पैसे हैं। डू यू हैव एनी मनी? ठीक है, गुस्से में बोलूंगा तो कुछ तो नहीं बोल सकता, जरा से भी अकल है, जरा अकल है, ये तो नहीं पूछते हैं, जरा से भी बोलते हैं, तब मैं गुस्से में क्या पूछता हूँ? डू यू हैव एनी सेंस? डू यू हैव सम सेंस नहीं पूछता, ठीक है। डू यू हैव सम वाटर? जरा पानी है आपके पास, जरा, जरा से भी पानी है, डू यू हैव एनी वाटर? दैट्स हाउ इट इज, ठीक है, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा, इसमें देखना, सम का मैंने कोई का भी मीनिंग आता है, कभी कभी हम इसको ऐसे लिख देते हैं, सम स्टूडेंट वांट्स टू मीट यू, कोई लड़का आपसे मिलना चाहता है। और यहां देखना, सम स्टूडेंट्स वांट टू मीट यू, कुछ लड़के आपसे मिलने चाहते हैं, इसीलिए मीनिंग पहले लगा लोगे, उसके बाद सेंटेंस करेक्शन। सम स्टूडेंट वांट्स टू मीट यू, कोई लड़का है तुमसे मिलना चाहता है। सम स्टूडेंट्स वांट टू मीट यू, कुछ लड़के मिलना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इफ यू कम एंड स्टे विथ मी, मैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जरा से भी प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट हैव सम प्रॉब्लम नहीं लिख रहा हूं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है, बस हिंदी जान लो, ठीक है। डू यू हैव एनी सेंस? जरा से भी अकल है, ठीक है। देन ये एक चीज देखना, सम और मोस्ट और ऑल को जब यूज करता हूं सब्जेक्ट के तरह, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। ये अनकाउंटेबल सिंगुलर के साथ भी लिखा जा सकता है, काउंटेबल सिंगुलर के साथ भी लिखा जा सकता है, अनकाउंटेबल प्लूरल के साथ भी लिखा जा सकता है, काउंटेबल प्लूरल के साथ भी लिखा जा सकता है।
प्रॉब्लम हो जाएगी। अनकाउंटेबल तो सिंगुलर ही होता है, काउंटेबल के साथ सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है, सबके साथ इन तीनों को लिख सकता हूँ। तो मुझे को इज लिखना है कि आर लिखना है, हैज लिखना है कि हैव लिखना है, मुझे कैसे पता चलेगा? दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पहले इन दोनों को जान लो। ऑल या बोथ को कैसे लिखना है? ऑल या बोथ लिखना है हमेशा, ऑल लिखने के बाद आपको आर्टिकल लिखना है। ऑल द बुक्स, द ऑल बुक्स नहीं करना है। अगर आपको माई भी लिखना है तब भी ऐसे, ऑल माई बुक्स, माई ऑल बुक्स नहीं करना है। ठीक है, ऑल और बोथ के बाद आपको डिटरमाइनर लिखना है। ऑल और बोथ के बाद डिटरमाइनर लिखना है। फिर बोथ द बुक्स या बोथ माई बुक्स, डोंट से माई बोथ बुक्स। ठीक है, पहले इस चीज को याद रखो। ऑल द स्टूडेंट्स हैव कम, द ऑल स्टूडेंट्स हैव कम लिखेंगे। ऑल द पॉवर्टी वी सी हियर इज द रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ऑल द पॉवर्टी, द ऑल पॉवर्टी नहीं लिखेंगे। बोथ का भी वही है। ठीक है, ऑल द बॉयज वेर सेंट आउट टू स्काउट फॉर वाइल्ड फ्लावर्स, बोथ द बॉयज वेर सेंट, ऑल द मिल्क। ठीक है, अच्छा, अब सुनो, मैंने कहा है कि सम मोस्ट ऑल सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। कैसे करेंगे सर? सम मोस्ट ऑल के साथ जब भी कोई फ्रेज आ जाए ना, ठीक है, दिखा रहा हूं, पहले एग्जाम्पल को देखो। सम मोस्ट ऑल ऑफ द एप्पल वॉज रिटन ईटन, हिंदी क्या है? सेब का कुछ भाग खाया गया, अधिकांश भाग खाया गया, सारा का सारा खा लिया गया। मीनिंग तो तीनों को बन रहा है, लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है? एप्पल तो मेरा ऑब्जेक्ट है, एप्पल तो मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, तो मैं वॉज कैसे लिख रहा हूं? वर्ब भी तो लिख सकता था, क्योंकि ये तो आपने हटाने के लिए कहा था। आपने तो फ्रेज हटाने के लिए कहा था, फ्रेज हटा दिया मैंने, तो फ्रेज हटाने के बाद ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, कैसे पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। ये क्या है? प्रोनाउंस है। प्रोनाउंस क्या करते हैं? नाउन को रिप्लेस करते हैं, नाउन की जगह पे लिखे होते हैं। ये किस नाउन के लिए लिखा हुआ है? एप्पल के लिए। एप्पल कितना है? एक। तो सम मोस्ट ऑल किसको दिखा रहा है? एक ही एप्पल को दिखा रहा है ना। सेब का, सेवों का नहीं लिखा है, सेब का लिखा है। तो ये सब सारे सारे तो सर एक ही सेब के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि एप्पल नाउन है, ये प्रनाउन है। तो ये प्रनाउन का सेंस कहां से मिल रहा है हमको? एप्पल को देख के मिल रहा है। एप्पल मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन प्रनाउन तो आपने एप्पल के लिए लिखा है। मेरा ये सब्जेक्ट है, मेरा ये सब्जेक्ट है, लेकिन मैं प्रोनाउन लिख दिया, नाउन नहीं लिखा। प्रोनाउन लिख दिया तो किसी ना किसी नाउन को पॉइंट करेगा, तो नाउन तो एप्पल को पॉइंट कर रहा है जो कि एक है। तो सम मोस्ट ऑल सिंगुलर हो गया, तो वॉज ईटन लिखा है, लेकिन इसी सेंटेंस को चेंज कर रहा हूं। सम मोस्ट ऑल ऑफ द एप्पल्स वर ईटन, यहां क्या है? सेवों के। और यहां पर ये अभी भी प्रोनाउन है, तो ये, लेकिन इस केस में क्या, किसको पॉइंट कर रहा है? एप्पल्स को। तो इस बार क्या लिखना पड़ेगा? वर ईटन। ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सेंटेंस सही है। ये प्रॉब्लम है सम मोस्ट ऑल के साथ। ऐसे कई सारे नाउन और प्रोनाउन होते हैं जो दूसरे शब्द पर डिपेंड करते हैं, सिंगुलर या प्लूरल है तो होने के लिए, तो उसको पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद ही सिंगुलर प्लूरल लिख सकता हूं। अगला देखो, सम मोस्ट ऑल ऑफ द ऑयल इज इंपोर्टेड। अब सर, ये सम मोस्ट ऑल आपने किसके लिए? सम लिखो या मोस्ट लिखो या ऑयल, ये ऑल लिखो, ये बोल रहा हूँ। सम या मोस्ट या ऑल, सम या मोस्ट या ऑल। ठीक है, अब यहाँ देखो, जिससे ऑयल को दिखा रहे हैं, ऑयल तो अनकाउंटेबल है, तो इसीलिए इज इंपोर्टेड। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसको देखो, ये चीज याद रखना। कई लोगों को, बच्चों को ये दिक्कत होती है कि सर फ्यू और अ फ्यू के बीच में फर्क क्या है? फ्यू का मतलब है ऑलमोस्ट जीरो, फ्यू का मतलब है करीब करीब जीरो। ठीक है, और अ फ्यू का मतलब है कुछ। फ्यू का मतलब है ऑलमोस्ट जीरो, अ फ्यू का मतलब है कुछ, और द फ्यू का मतलब है वो कुछ। ये वो कुछ मतलब ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, अ फ्यू कुछ, और ये ना के बराबर, ये ना के बराबर। ठीक है, तो सेंटेंस को देख लो, और याद रखना ये हमेशा फ्यू और फ्यू और द फ्यू कभी भी अनकाउंटेबल के लिए लिखा नहीं जाता, ये सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल के लिए लिखा जाता है, और वो भी प्लूरल के साथ ही आते हैं। इनको हमेशा प्लूरल ही मानना है, चाहे वो जीरो के बराबर हो, चाहे कुछ हो, चाहे वो कुछ हो। ठीक है, या सेंटेंस को देख लो, दिस कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। ठीक है, सेंटेंस को समझो। ठीक है, यहां देखो, फ्यू मेन हैव द करेज टू फाइट करप्शन। फ्यू मेन, करीब करीब नाम मात्र के लोग ही होते हैं जिसमें करेज होता है करप्शन से लड़ने की। क्या इसका मीनिंग है कि नाम मात्र के लोगों में ही हिम्मत होती है
करप्शन से लड़ने की। A few soldiers fell to the enemy's bullets. कुछ सोल्जर्स तो हमारे एनिमी के बुलेट से घायल हो गए। A few soldiers fell to the enemy's bullets. The few books that you gave me are classics. जो कोई किताब ने जो कुछ किताबें तुमने मुझे दी थी वो सब सारे बहुत अच्छे हैं। याद रखना, फ्यू आएगा तो प्लूरली लिखना है, फ्यू आएगा तो प्लूरली लिखना है। और यहाँ पर मैं एडजेक्टिव के तरह मैंने यूज किया है तो इनको भी मैंने प्लूरल के साथ ही लिखा है। फ्यू मेन, अ फ्यू सोल्जर्स, द फ्यू बुक्स। ठीक है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू को मैं फ्रेज के साथ भी लिख सकता हूँ। अच्छा, लिटिल का भी सेम चीज है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। याद रखना, लिटिल का मतलब है ना के बराबर, लेकिन अनकाउंटेबल है। अ लिटिल मतलब कुछ, द लिटिल मतलब वो कुछ। अच्छा, वेरी फ्यू ऑफ दिस बुक्स डिस्कस द रियल मीनिंग ऑफ वेल्थ। सर, ऑफ दिस बुक्स तो फ्रेज है, लेकिन आपने बोला कि भाई फ्यू तो हमेशा ही प्लूरल होता है। ठीक है, तो सिर्फ इतना ध्यान देना है कि भाई किसको दिखा रहा है, बुक्स को। ठीक है, और बुक्स भी प्लूरल होने चाहिए, याद रखना, फ्रेज के अंदर भी प्लूरल होना चाहिए। सो वेरी फ्यू ऑफ दिस बुक्स, इन किताबों में से नाम मात्र की किताब ही है जो डिस्कस करती है रियल मीनिंग ऑफ वेल्थ। डिस्कसेस आपने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फ्यू जो है हमेशा हमारा प्लूरल होता है, चाहे वो जीरो के बराबर का भी मीनिंग देता हो। और फ्यू ऑफ दीज बुक्स डिस्कस द रियल मीनिंग ऑफ वेल्थ। सर, यहां पर भी सेम है, फ्यू किसको दिखा रहा है, बुक्स को। डिस्कस, चूंकि अ फ्यू, द फ्यू कुछ भी लिखा रहेगा हमेशा प्लूरल ही लिखना है। द फ्यू दैट नो हिम फियर हिज सेंस ऑफ रिवेंज। द फ्यू फियर, फियर्स नहीं लिखा, क्योंकि द फ्यू जो है प्लूरल ही होता है। फ्रैक्शनल सब्जेक्ट्स वर्क इन एग्जैक्टली द सेम वे एज इंडेफिनिट प्रोनाउंस लाइक सम, मोस्ट, ऑल। फ्रैक्शन अगर लिखते हो सब्जेक्ट की जगह पे तो सम, मोस्ट, ऑल के तरह ही डिपेंड करेगा। मतलब जो फ्रैक्शन लिखो तो भाई कोई ना कोई चीज को तो बताना पड़ेगा किस चीज की फ्रैक्शन बात कर रहे हैं। तो देखना, 3/4 ऑफ द बुक, किताब की, एक किताब की 2/3 भाग, इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक किताब की बात कर रहा हूं इसलिए इस लिखता हूं। 3/4 ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग। 3/4 ऑफ द बुक्स, यहां पर मैं अपने किताबें कह दी तो 3/4 ऑफ द बुक्स वर सोल्ड इन द एग्जीबिशन, किताबें बिक गई। यहां पर मैं इस किताब की 3/4 भाग, इंटरेस्टिंग है, यहां पर मैं किताबों में से 3/4 बिक गई। okay? फिर 3/4 ऑफ द मिल्क, मिल्क का 3/4 भाग इज कंज्यूम्ड बाय आवर चिल्ड्रन, ये हमारे बच्चों के द्वारा यूज किया जाता है। तो 3/4 ऑफ द मिल्क इज कंज्यूम्ड, क्योंकि यहां पर मैं 3/4 मिल्क को पॉइंट कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट वन। इसी तरीके से ये शब्द भी जब आएंगे तो याद रखना, हमेशा आपको फ्रेज के अंदर में सिंगुलर है या प्लूरल है देखते हुए सब्जेक्ट लिख, ये वर्ब लिखना है। और वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, पीपल हमेशा प्लूरल होता है, तो हैव बीन वैक्सीनेटेड। सेकेंड, द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन दैट अपोजेस वैक्सीनेशन इज, द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ये एक क्लॉज है, इसको तो छोड़, दैट अपोजेस। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या है, सिंगुलर, तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन को दिखा रहा है इसलिए मैंने इज लिखा। ओनली अ माइनॉरिटी ऑफ द इश्यूज रिमेन अनरिजॉल्व, यहां देखना, ऑफ द इश्यूज आपने लिखा, प्लूरल लिखा है, तो माइनॉरिटी इश्यूज को दिखा रहा है तो मैंने प्लूरल लिख दिया। रिमेन, बिना एस का वर्ब प्लूरल होता है, एस का लिखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस, इसीलिए वहीं से हमने शुरू किया था। द माइनॉरिटी ऑफ पीपल हु अपोज वैक्सीनेशन आर इल इन्फॉर्म्ड। सर, ये तो दूसरा क्लॉज है, इसको तो छोड़ दो, क्योंकि अपोज पीपल को दिखा रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन यहां पर मैं माइनॉरिटी पीपल को दिखा रहा है इसलिए पीपल प्लूरल है तो मैंने आर लिखा। ठीक है, और परसेंट की बात करें, ये भी तो सिर्फ फ्रैक्शन ही है, तो 3% ऑफ द बुक्स, बुक्स बोल रहा हूं तो 3% प्लूरल को दिखा रहा है इसलिए हैव बीन। 2% ऑफ द ऑयल, अब 2% किसको दिखा रहा है, ऑयल को दिखा रहा है इसलिए इज इंपोर्टेड। 20% ऑफ द बुक, ठीक है सर, एक किताब की 20% बात कर रहा हूं इसलिए इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, अच्छा, रूल नंबर 4 देखना, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एडजेक्टिव्स, दे टेक द सिंगुलर वर्ब। याद रखना, ये चारों वर्ड जहां पर भी देखोगे सिंगुलर वर्ब ही लिखना है, वर्ब को सिंगुलर बना के ही लिखना है। ठीक है, इसमें एक चीज और बताना है, बताता हूं, पहले इसको देखो। ईच हैज अ ड्यूटी टुवर्ड्स इट्स ओन कंट्री, ईच हैज, ईच हैव नहीं बोलेंगे, ये शब्द आए तो सिंगुलर ही लिखना है, ध्यान रखना। ईदर का मतलब होता है एक्स और वाई, दो से ज्यादा नहीं हो सकता। ईदर या नीदर, ये दोनों सिर्फ दो के लिए होते हैं, दो से ज्यादा के लिए होते ही नहीं है।
ईदर का मतलब दोनों में से एक, नीदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। दो की ही बात होती है, याद रखना। सो ईदर ऑफ दिस बुक्स हैज एन आर्टिकल रिटन बाय मार्क ट्वेन। ऑफ दीज बुक्स, कितने किताब होंगे? टू ही होंगे, तो इसमें टू लिखा नहीं है। ईदर ऑफ दिस बुक्स, ये या वो, हैज एन आर्टिकल रिटन बाय मार्क ट्वेन। ईदर ऑफ द फाइव बॉयज इज गिल्टी, ये सेंटेंस गलत है, ध्यान से देखना। ऑफ द फाइव बॉयज क्या है? फ्रेज। ठीक है। इधर क्या है? सिंगुलर। तो अभी अभी आपने बोला, तो इज गिल्टी लिखा है, कहाँ प्रॉब्लम है? सेंटेंस तो सही है। नहीं है ना। इधर कितने लोगों को दिखाता है? दो को ही। यहाँ क्या लिखा हुआ है? फाइव। सेंटेंस गलत है। ठीक है, फाइव को हटाएंगे तो सेंटेंस सही होगा। ठीक है, इधर ऑफ द बॉयज इज गिल्टी। फिर नीदर हैज रिपोर्टेड टू ड्यूटी टुडे। सो देखो, नीदर हैज, हैव नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और हमेशा सिंगुलर के साथ ही आता है, ये रटना पड़ेगा। अच्छा, नीदर ऑफ द गार्ड्स, कितने गार्ड्स की बात हो रही है? दो ही। नीदर ऑफ द गार्ड्स हैज रिपोर्टेड टू ड्यूटी टुडे, क्योंकि ईच, इधर नीदर जब भी आएगा तो सिंगुलर ही लेकर आएगा। नीदर बुक इज गुड, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये सारे रूल्स आपको रटना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। ठीक है, तुक्का नहीं मार सकते। अब आता है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में आपको ये लिस्ट को रटना है। को रिलेटिव कंजंक्शंस जॉइनिंग टू सब्जेक्ट्स। को रिलेटिव कंजंक्शंस, ये क्या होते हैं सर? ये ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो जोड़ी में ही आते हैं। ईदर लिखने के बाद, ईदर अकेले भी लिखा जा सकता है, तब सिंगुलर वर्ब लिखने का। लेकिन ईदर के साथ जोड़ीदार लिखना है तो और ही लिखना है, और कुछ लिख नहीं सकते। नीदर का जोड़ीदार है नॉर। नॉट ओनली का जोड़ीदार है बट ऑल्सो। नो सूनर का देन, इसको रटना पड़ेगा। उसको आप गलत नहीं लिख सकते। नॉट ओनली लिखने के बाद वेन नहीं लिख सकते, देन ही लिखना है। हार्डली लिखने के बाद वेन ही लिखना है। एस के साथ ऐस ही लिखना है। नॉट सो के साथ ऐसे लिखना है। लेस्ट के साथ शुड ही लिखना है। ऑल दो के साथ येट लिखना है। सच के साथ एस या दैट लिख सकते हैं। बोथ और बिटवीन के साथ एंड ही लिखा जाता है। याद रखना, इसमें गलती नहीं करने का। चलो कुछ सेंटेंसेस हम लोग देख लेते हैं, बना लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे करना पड़ता है इन सेंटेंसेस को, इन कोरिलेटिव कंजंक्शंस को कैसे यूज करना है। पहला देखना, बोथ रवि एज वेल एज हिज फादर हैव कम। सिर्फ सेंटेंस तो तुरंत ही आपने गड़बड़ कर दी, क्योंकि बोथ के साथ आपने कहा है कि एंड ही आएगा, तो यहाँ एज वेल एज लिखना गलत ही हो गया। ठीक है, तो क्या होना चाहिए सेंटेंस ये? बोथ रवि एंड हिज फादर हैव कम। एंड ही आना पड़ेगा, दोनों को मैंने जोड़ दिया। बोथ के साथ एंड ही लिखना है, एज वेल एज वगैरह नहीं लिखना। ठीक है। फिर अगला सेंटेंस देखो, बोथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश आर माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। बोथ के साथ एंड लिखा है, और प्लूरल तो होगा ही, एंड से जुड़ने वाले प्लूरल ही होते हैं। फिर सर कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें तो एंड का सवाल ही नहीं। अब क्या करूं? यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरर सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट बगल में, वर्ब के बगल में है, जो सब्जेक्ट वर्ब के बगल में है, उसके अनुसार हमको सिंगुलर या प्लूरल लिखना है। यहाँ देखना, नीदर द गर्ल्स नॉट द बॉय इज इंटरेस्टेड इन ड्रामा। सर आपने इज क्यों लिखा? सब्जेक्ट तो गर्ल्स भी है, लेकिन कोरिलेटिव कंजंक्शन नीदर नॉर इधर और वगैरह में क्या करते हैं? बगल वाले को, वर्ब के नजदीक वाले को देख करके, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लिख दिया, ये प्लूरल होता तो प्लूरल वर्ब लिख देता, इसको छोड़ ही देते। ठीक है, नेक्स्ट वन, नॉट ओनली द बैग बट ऑल्सो द बुक्स हैव बिकम ड्रेंच्ड। सर नॉट ओनली द बैग, यहाँ तो एंड नहीं है। ठीक है, और आपने बोला कि जब भी कोरिलेटिव कंजंक्शन आएगा तो बगल वाले को देख लो, तो बगल में बुक्स है, तो इसलिए मुझे हैव लिखना पड़ रहा है। ठीक है, और एंड है भी नहीं। ठीक है, तो याद रखना, कोरिलेटिव कंजंक्शन में जो वर्ब के नजदीक वाला वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, उसी को सब्जेक्ट मानना है, उसके अनुसार सिंगुलर या प्लूरल लिखना है। ईदर द मिल्क और द कुकीज हैव टू बी फेड टू दैट एनिमल। सर ईदर और में कौन सा सब्जेक्ट के पास में कौन सा है? कुकीज, तो हैव ही लिखना पड़ेगा। फिर देखना, क्वेश्चन में क्या हो जाता है? वर्ब पहले आ जाता है। क्वेश्चन में वर्ब पहले आ जाता है, तो यहां पर मैं वर्ब के नजदीक कौन सा है? मैन। हैज ईदर द मैन और हिज चिल्ड्रन बीन फाउंड। हैज ईदर द मैन और हिज चिल्ड्रन बीन फाउंड। सर यहां पर मैं पीछे लिख नहीं रहा हूं, क्योंकि वर्ब क्वेश्चंस में पहले आता है। फिर एक बार, डू नीदर द गर्ल्स नॉट द बॉय नो व्हाट हैपेंड डे। डू नीदर द गर्ल्स, सर वर्ब के नजदीक कौन सा है? गर्ल्स है, इसीलिए लिखा। क्वेश्चंस में वर्ब पहले आ जाता है। ठीक है, द फ्लावर्स नॉट द वास लुक्स वेट। सर नॉर आया, एंड वगैरह नहीं है, तो वास बगल में है तो लुक्स वेट।
यू और आई एम टू डिपॉजिट द मनी विद द बैंक। सर एम क्यों लिखा, आर क्यों नहीं लिखा? चूंकि ये तो और है, एंड नहीं है, एंड नहीं है तो जुड़ेगा नहीं। और वर्ब के नजदीक कौन सा है? आई, तो आई के साथ क्या लिखना है? एम ही लिखना है। ठीक है, अब आता है रूल नंबर 6, रिलेटिव प्रोनाउंस एज सब्जेक्ट। सर ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते क्या? नाउन्स और प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन भी तो सब्जेक्ट बन सकता है। लेकिन होते क्या है रिलेटिव प्रोनाउन? देखना, अभी तक हमने कौन कौन सा प्रोनाउन देखा? इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, हाँ, कोरिलेटिव कंजंक्शंस और रिलेटिव प्रोनाउन देख रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन देखना, हु, whom, whose, which, what एंड दैट आर रिलेटिव प्रोनाउन। इन सारे को रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। क्यों रिलेटिव प्रोनाउन कहते हो? रिलेटिव प्रोनाउन क्यों कहता हूं? क्योंकि ये दो क्लॉज के बीच का संबंध दिखाता है, दो क्लॉज के बीच का संबंध दिखाता है, इसीलिए दे रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। फिर द रिलेटिव प्रोनाउन ऑलवेज पॉइंट्स टू द नियरेस्ट नाउन। वही, चूंकि प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, ये सब तो प्रोनाउन है, तो ये कोई ना कोई नाउन को तो पॉइंट कर रहा होगा, और नाउन पहले आना चाहिए, तो इसके पहले जो सबसे नजदीक नियरेस्ट नाउन है उसको ये लोग पॉइंट कर रहे होते हैं। लेकिन लॉजिकली याद रखना, लॉजिकली इसको देखो, माई ब्रदर हु इज एन एथलीट हैज वन अ गोल्ड मेडल एट द स्पोर्ट्स इवेंट। दो क्लॉज है, हैज एक जगह टेंस दिख रहा है, यहाँ इज। ठीक है, अब हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये क्लॉज हो गया, हु इज एन एथलीट और माई ब्रदर हैज वन द गोल्ड मेडल, तो दो क्लॉज हो गए। लेकिन सर इसका जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु, ये किसको पॉइंट कर रहा है? रूल क्या है? द रिलेटिव प्रोनाउन ऑलवेज पॉइंट्स टू द नियरेस्ट नाउन, ऑलवेज पॉइंट्स टू द नियरेस्ट नाउन। कौन सा है? ब्रदर, तो ब्रदर को कर रहा है, तो हु इज एन एथलीट। यहाँ आर क्यों नहीं लिखा सर आपने? हु आर एन एथलीट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हु इज पॉइंटिंग टू द ब्रदर, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है, दो क्लॉज के बीच का संबंध दिखाता है, तो हु किस पे डिपेंड करता है? पहले वाले क्लॉज पे। तो पहले वाले क्लॉज पे नजदीक वाले नाउन पे डिपेंड करता है, नजदीक वाला नाउन ब्रदर है, तो इज एन एथलीट। नेक्स्ट वाला देखना, ही लिव्स इन अ सिटी विच हैज नो कार्स। विच किसको पॉइंट कर रहा है? सिटी को, तो और सिटी सिंगुलर है इसीलिए हैज नो कार्स। अगला देखना, वेरी इंपॉर्टेंट, अ रिलेटिव प्रोनाउन लॉजिकली पॉइंट्स टू द क्लोजेस्ट नाउन और प्रोनाउन। दैट मीन्स इट इज नॉट ऑलवेज द क्लोजेस्ट नाउन और प्रोनाउन, बट द क्लोजेस्ट नाउन और प्रोनाउन लॉजिकली। सेंटेंस को समझने के बाद ही आप वर्ब लिख पाओगे। ठीक है, यहाँ देखो, पहले उसके पहले सारे रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी समझ लेते हैं। हु का मतलब है जो कि पर्सन के लिए केवल यूज होता है, इसको भी देख लो यूज कहाँ करते हैं। हु को सिर्फ पर्सन के लिए यूज करते हैं, हिंदी होता है जो। विच को यूज करते हैं थिंग्स और एनिमल्स, लोगों के लिए भी और जानवरों के लिए भी यूज करते हैं। लोगों के, ये सॉरी, चीजों के लिए और जानवरों के लिए यूज करते हैं, लोगों के लिए यूज नहीं करते। तो जो या जिसे, दैट जो है तीनों के लिए यूज होता है, लोगों के लिए भी, चीजों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। ठीक है, तो पर्सन, थिंग्स, एनिमल्स के लिए दैट भी लिख सकता हूँ, हु भी लिख सकता हूँ। यहाँ देखो, पर्सन के लिए हु लिख सकता हूँ, ठीक है, पर्सन के लिए दैट भी लिख सकता हूँ। विच पर्सन के लिए कभी नहीं लिख पाऊंगा। फिर हुम पर्सन के लिए लिखना है, ठीक है, और लेकिन हुम का हिंदी होता है जिनसे या जिसे, जिनसे या जिसे। ठीक है, और हुज का मतलब क्या होता है? जिसके। ठीक है, और ये भी तीनों के लिए लिखा जा सकता है, पर्सन के लिए, थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, जिसका, जिसके, जिसकी। याद रखना, इसको हिंदी सीख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब जरा एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही इज वन ऑफ द बॉयज हु हैव स्कोर्ड वेल इन दिस एग्जाम। देखो दो क्लॉज है, ठीक है, और सेकंड क्लॉज का सब्जेक्ट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है हु किसको पॉइंट कर रहा है? बॉयज को, तो आपने हैव लिखा। लॉजिक सही है कि नहीं देख लो, ही इज वन ऑफ द बॉयज, ये उन लड़कों में से एक है जिन्होंने अच्छे किए हैं। तो कई सारे बच्चे अच्छे किए हैं, उसमें से ये भी एक लड़का है, एकदम सही। ठीक है, तो यहाँ का हिंदी क्या हुआ? जो लड़के अच्छे किए हैं एग्जाम में उसमें से ये भी एक है, एकदम सही सेंटेंस है। अगला देखो, द बर्ड विच हैज येलो फेदर्स इज नेटिव टू दिस रीजन। विच हैज येलो फेदर्स, विच किसको पॉइंट कर रहा है? बर्ड, मतलब द बर्ड हैज येलो फेदर्स। द बर्ड विच हैज येलो फेदर्स इज नेटिव, बर्ड के लिए आपने इज लिखा और हैज के लिए आपने विच लिखा। हैज सिंगुलर क्यों है? क्योंकि विच बर्ड को पॉइंट कर रहा है। माई फादर हु इज अ डॉक्टर ट्रीट्स द पुअर फॉर फ्री। अब हु इज अ डॉक्टर में हु रिलेटिव प्रोनाउन है, किसको पॉइंट कर रहा है? फादर को। तो माई फादर हु इज अ डॉक्टर ट्रीट्स द पुअर फॉर फ्री, इसमें भी हमारे पास दो क्लॉज है। याद रखना, रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो दो क्लॉज तो हो गए मिनिमम। ठीक है, तो हु इज अ डॉक्टर एक क्लॉज है और माई फादर ट्रीट्स एक क्लॉज है,
और रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने बगल वाले नाउन को, लॉजिकली आने वाले बगल वाले नाउन को दिखाता है। इसमें देखना, इन द क्लास शी इज द ओनली वन ऑफ द गर्ल्स हु डांस या डांसेस। लॉजिक लगाओ, सेंटेंस का मीनिंग क्या लग रहा है? क्लास में मात्र ये एक लड़की है उन लड़कियों में से जो नाचती है, बस एक ही नाचती है। मतलब तो वही हुआ ना, ओनली वन का मतलब क्या है? सिर्फ एक। तो हम किस पे जोर मार रहे हैं? वन पे जोर मार रहे हैं या सारी लड़कियों पे? वन पे मार रहे हो सर। इसीलिए बगल में होते हुए भी, गर्ल्स बगल में होते हुए भी, सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार सर ये तो सिर्फ एक लड़की की बात मैंने, सारे लड़कियों की बात नहीं है। सारे लड़कियों में से ये भी एक नाचती है ये नहीं लिखा है। लिखा है कि सिर्फ ये ही नाचती है, बाकी नहीं नाचते। सो इन द क्लास शी इज द ओनली वन ऑफ द गर्ल्स हु डांसेस। क्योंकि यहां पर मैं गर्ल्स को नहीं सोच करके ओनली वन के बारे में सोच रहा हूँ। सेंटेंस का मीनिंग पहले लगाकर उसके बाद सेंटेंस करेक्शन करता हूँ। अगर वो ना होता, आप क्या करते? सिर्फ रूल लगाना पड़ता, हु सर गर्ल्स को दिखा रहा है, मैं लिख देता डांस, और हिंदी गड़बड़ हो जाएगा। ये मात्र एक लड़की है उन लड़कियों में से जो नाचते हैं, उसमें से मात्र ये एक लड़की है। सो बाकी सब लड़कियां नहीं है क्या? मैंने बोलना क्या चाह रहा हूं? सेंटेंस का मीनिंग ही क्लियर नहीं होगा। ठीक है, ओनली वन लिख देने के चलते, इसलिए इस पे फोकस करना है। सेंटेंस को समझने के बाद ग्रामर लगाना है। तो हु डांसेस। अब क्या हुआ? क्लास में यही मात्र एक लड़की है जो नाचती है, मतलब बाकी सब लड़कियां नहीं नाचती। अब देखो, सेम सेंटेंस देखना, इन द क्लास शी इज वन ऑफ द गर्ल्स हु डांस। अब यह देखना, क्लास में ये एक लड़की है, ओनली वन इसमें नहीं है। ये यहां पर मैं हु को दिखा सकता हूं। इसका मीनिंग क्या हो गया? कई सारी लड़कियां नाचती हैं, उसमें से ये भी एक है। इन द क्लास शी इज वन ऑफ द गर्ल्स हु डांस। लड़कियां, जो भी लड़कियां नाचती हैं उसमें से ये भी एक है। फिर अगला वाला देखना, ध्यान से देखना, बगल वाले को, रिलेटिव प्रोनाउन बगल वाले को तो पॉइंट करेगा, लेकिन लॉजिकली। अब यहां देखो, इंडस्ट्री वर्कर्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द प्रोविजंस इन द लॉ विच आर डिट्रीमेंटल टू देयर सेफ्टी। ये विच किसको पॉइंट कर रहा है? लॉ को या प्रोविजंस को? अगर लॉ को पॉइंट करेगा तो मैं इज लिख देता, वही अब मैंने रूल सिखाया था सबसे क्लोज वाला। ठीक है, इज लिख देता। अब हिंदी, अब इसका समझना मीनिंग क्या हो जाता? लॉ इज डेट्रीमेंटल टू देयर सेफ्टी। लॉ ही उनके हार्म करेगा। लॉ हार्म करेगा या कुछ प्रोविजंस? पूरा लॉ उनको थोड़ा जो हार्म करेगा। लॉ में कुछ प्रोविजंस होंगे जो उनको हार्म कर सकते हैं। तो क्या होना चाहिए? अगेंस्ट द प्रोविजंस इन द लॉ। तो और प्रोविजंस क्या है? प्लूरल, इसलिए आर लिख रहा हूं। क्योंकि अगर विच को मैं सोच लूं कि लॉ को दिखा रहा है, तो मीनिंग हो जाएगा सेंटेंस का कि पूरा लॉ ही, सारे लॉस वर्कर्स के अगेंस्ट में। ठीक है, और ये क्या है? कुछ लॉस में जो प्रोविजंस है वो गड़बड़ है। तो विच जो है प्रोविजंस को दिखा रहा है। अगले सेंटेंस में और भी क्लियर हो जाएगा। द डिटेक्टिव हैज नोटिस्ड अ ब्राउन स्टेन ऑन द डोर विच सजेस्ट्स ड्राई ब्लड। ये विच किसको पॉइंट कर रहा है? डोर को या ब्राउन स्टेन को? लॉजिकली, ग्रामेटिकली तो डोर को भी पॉइंट कर सकते हैं। तो डोर सूखा ब्लड को सजेस्ट कर रहा है या ब्राउन स्टेन कर रहा है? बोले ब्राउन स्टेन। तब तो सर ये ब्राउन स्टेन को ही दिखा रहा है। तो ये विच किसको पॉइंट कर रहा है? ब्राउन स्टेन को। ये समझना पड़ेगा। द ब्राउन स्टेन सजेस्ट ड्राइड ब्लड, नॉट द डोर। ठीक है, अगला, she pointed to the girl in the white gown who it seemed was looking in our direction। यहाँ इसका मीनिंग क्या हुआ? जो हमारे हमारे तरफ देख रही थी। तो ये गाउन तो नहीं देख पा रहा होगा ना, लड़की ही देख रही होगी। हाँ, और गाउन होता तो विच लिखता, हु भी तो नहीं लिख पाता। विच इट सीम्ड वाज लुकिंग इन आवर डायरेक्शन, तो गाउन देख रहा था क्या? नहीं, वो तो लड़की ही है। तो हम लॉजिक ही पहले लगाते हैं। सेंटेंस के अनुसार लग रहा है सर कि ये हु जो है गर्ल को पॉइंट कर रहा है। हालांकि ग्रामर तो ये, ग्रामर का रूल तो ये है कि भी नजदीक वाले नाउन या प्रोनाउन को दिखाना चाहिए, लेकिन उसके साथ एक और जोड़ देता है, लॉजिकली। अब लॉजिकली तो गर्ल ही, तो गर्ल को पॉइंट कर। ठीक है, अब आ गया कुछ लास्ट रूल। ठीक है, लास्ट रूल इसको भी समझ लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इंप्लाइड सब्जेक्ट्स, कई बार ना सब्जेक्ट जो है उस असली सब्जेक्ट को लिखा नहीं जाता। ठीक है, कोई दूसरे शब्द लिखते हैं लेकिन असली सब्जेक्ट को समझा जाता है, और वो सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। उसको समझ के हमको लिखना पड़ता है। देखना, इंग्लिश में सबसे पहले तो ये, इस कॉन्सेप्ट को समझो। मेनी ए एक सिंगुलर में, ये इंग्लिश में कॉन्सेप्ट है, और सिर्फ मेनी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मेनी का मतलब है कई, मेनी ए का मतलब है कई एक, कई एक। तो आपको ये समझना है, जब भी मेनी ए लिखेंगे
तो इसके बाद नाउन भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। मतलब मेनी अ बुक इज, ऐसे लिखना है। अगर ये हटा दूंगा तो अलग चीज है, यहाँ देखना, मेनी बुक्स आर, ऐसे करना है। मेनी के साथ ए लिख दोगे तो मेनी अ बुक और वर्ब बी इज। मेनी के साथ ए नहीं लिखेंगे तो प्लूरली लिखेंगे और आर लिखेंगे, तो मेनी बुक्स आर। ठीक है, ध्यान दो। सो मेनी अ बुक वॉज पब्लिश दैट ईयर, कई एक किताब छापी गई उस साल। मेनी अ बुक मतलब है कई एक किताब छापी गई। और फिर देखो, मेनी अ मैन हैज फॉट दिस वॉर, कई एक व्यक्ति इस लड़ाई को लड़ा है। कई एक व्यक्ति इस लड़ाई को लड़ा है। ठीक है, फिर ये हो गया। और मेनी लिख देंगे तो प्लूरल लिखेंगे। अच्छा, मोर देन वन कभी किसी नाउन के पहले लिखा हो, मोर देन वन, तो नाउन तो सिंगुलर ही होगा। मोर देन वन करके अब मैं ये नहीं लिख सकता, जैसे मोर देन वन बुक्स नहीं बोल सकता, मुझे बोलना पड़ेगा मोर देन वन बुक। एक से ज्यादा किताब, एक से ज्यादा किताबें नहीं बोले, दो से ज्यादा किताबें बोलते हैं। हिंदी में भी सेम करते हैं। तो मोर देन वन के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लिखते हैं। एग्जाम्पल देखो, मोर देन वन बुक वॉज पब्लिश दैट ईयर। मोर देन वन लिखा है तो बुक ही लिखूंगा और सिंगुलर ही लिखूंगा। लेकिन मोर देन टू लिख दूंगा, ठीक है, मोर देन टू लिख दूंगा तो मैं प्लूरल लिख दूंगा। मोर देन टू कर दूंगा, थ्री कर दूंगा तो बुक्स भी करूंगा और वर्ब भी प्लूरल करूंगा। ठीक है, और एक चीज देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में अ नंबर ऑफ लिखने के बाद प्लूरल नाउन लिखा जाता है और प्लूरल वर्ब लिखा जाता है। क्यों सर? क्योंकि इसका हिंदी जो है वो मेनी है, मतलब कई सारे का मीनिंग है। और नंबर ऑफ बोलते हैं लेकिन मीनिंग तो और कुछ नहीं है, संख्याओं की बात नहीं हो रही होती। यहाँ पर मैं डायरेक्टली कई सारे बोला जा रहा होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल देखना, अ नंबर ऑफ बुक्स वेर पब्लिश दैट ईयर इन कमेमोरेशन ऑफ द इंसिडेंट। अ नंबर ऑफ बुक्स, कई सारी किताबें, और कुछ नहीं है, इसीलिए यहाँ प्लूरल लिखना पड़ता है। अ नंबर ऑफ बुक्स ही बोलते हैं, क्योंकि कई सारी किताबें, कई सारे लोग, कई सारे पेड़, ठीक है, तो वृक्षों। ठीक है, अ नंबर ऑफ बुक्स वर पब्लिश्ड, याद रखना अ नंबर ऑफ लिखने पर प्लूरल ही नाउन भी लिखना है, प्लूरल ही वर्ब भी लिखना है। ठीक है, अब फिर एक बार, अ लार्ज नंबर ऑफ डियर माइग्रेट। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ, कई सारे डियर माइग्रेट टू द अदर साइड ऑफ द रिवर आफ्टर द रेंज। अ लार्ज नंबर ऑफ डियर, ठीक है, हिरणों का एक बहुत बड़ी संख्या या कई सारे डियर। ठीक है, अगला देखो, द नंबर लिखूंगा तो हमेशा सिंगुलर लिखूंगा, याद रखना, द नंबर जब भी लिखूंगा तो सिंगुलर लिखूंगा, अ नंबर लिख कर लिखूंगा तो प्लूरल लिखूंगा। या द नंबर ऑफ बुक्स इन द स्मॉल लाइब्रेरी इज 521। द नंबर ऑफ बुक्स से क्या है? किताबों की संख्या। यहाँ कई सारे का मीनिंग नहीं है, यहाँ संख्या का ही मीनिंग है, इसीलिए इसमें द नंबर के साथ सिंगुलर ही लिखते हैं। द नंबर ऑफ न्यू रूट्स अनाउंस्ड बाय द एविएशन मिनिस्ट्री इज इंक्रीजिंग। ठीक है, संख्या बढ़ रही है, रूट्स की संख्या बढ़ रही है। कभी कभी कुछ वही जैसे बताया ना, कुछ सब्जेक्ट लिखते हैं लेकिन मीन कुछ और कर रहे होते हैं, तो उस मीनिंग के अनुसार हमको वर्ब लिखना है। 20 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। मैं 20 मीलों की ही बता, 19 मील होता तो कम हो जाता है, ऐसे बता रहा हूँ। या मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक लंबी डिस्टेंस है, दूरी की ही ज्यादा बात हो रही है। ठीक है, दूरी की, इतनी दूरी बहुत लंबी दूरी है, तो इतनी दूरी नहीं बोल करके मैं 20 माइल्स लिख दिया। ऐसा तो ये प्लूरल है, माइल्स, तब तो आर लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप बोल क्या रहे हो, इतनी बड़ी दूरी लंबी दूरी है, फिर मैं बोलता हूँ इतनी बड़ी दूरी कौन सी, कितने मील की बात कर रहा हूँ, 20 मीलों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मील की तो बात नहीं हो रही है, दूरी की ही बात हो रही है। तो यहाँ 20 माइल्स भी दूरी की ही दिखा रहा है, इतनी दूरी लंबी दूरी है, इतनी दूरी लंबी दूरी है। तो मेरे पास 20 माइल्स लिखा, मैं सोच तो रहा हूँ दूरी की, तब सिंगुलर लिख लिया। एक और देखना, 20 माइल्स हैव बीन रिपेयर्ड, यहां पर मैं दूरी की तो बात नहीं हो रही, यहां पर मैं तो सड़कों की ही बात हो रही है। यहाँ सड़कों की बात हो रही है, यहाँ दूरी की बात हो रही है, तब तो हैव लिखूंगा। 20 सड़कों का, 20 मील सड़कें बना दी गई हैं या रिपेयर कर दी गई हैं, 20 मील सड़कें। ठीक है, 20 मील सड़क नहीं, 20 मील सड़कें ठीक ठीक कर दी गई। तो यहाँ पर मैं ये मीनिंग बदल गया, 20 माइल्स हैव बीन रिपेयर्ड, यहाँ तो सर मैं क्या बोलते हैं, सड़कों की ही बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं दूरी की बात कर रहा हूँ। ये डिफरेंस आ जाता है। तो मीनिंग के अनुसार कई बार सब्जेक्ट में सिंगुलर या प्लूरल लिखा जाता है। यहाँ देखना,
₹3000 इज टू मच फॉर दिस। यहाँ इज क्यों लिखा? आपने रुपये के नोटों की बात कर रहे हो कि 10 रुपए की नोट दूंगा, कि 100 रुपए की नोट दूंगा, या दाम की बात कर रहे हो? ₹3000 तो कहा, लेकिन दाम ही आप बोल रहे हो ना, इतना दाम बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो, अगला देखो, ₹3000 वर लाइंग स्कैटर्ड अबाउट। द फैला पड़ा होगा नोट, तो ₹3000 बोल कर तो इंडिया में कोई नोट नहीं है। ठीक है, तो सर 500 के 100 के नोट ही फैले होंगे, तो ₹3000 वर लाइंग स्कैटर्ड अबाउट। स्कैटर्ड माने फैला हुआ। तो फैला होने के लिए तो सर आप यहाँ तो नोट्स की ही बात कर रहा हो, और यहाँ पर मैं दाम की बात कर रहा हूँ। ऐसे भी वर्ब्स को लिख दिया जाता है। ठीक है, और एक देख लो, ब्रेड एंड बटर इज माई यूजुअल ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेड के साथ बटर लगा के खाता हूँ, तो ईज अलग अलग दो ब्रेकफास्ट नहीं किया, एक ही ब्रेकफास्ट है, तो ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट। ब्रेड, ये भी सही है, ब्रेड एंड बटर वॉज हार्ड टू कम बाई फॉर द रिफ्यूजीज। यहाँ पर मैं भी आपने सिंगुलर ही लिखा, लेकिन यहाँ मीनिंग क्या है सेंटेंस का, कि वो ब्रेड और बटर नहीं खा पा रहे थे, चिकन बटर खा रहे थे, ये लिख रहे हो? नहीं, ब्रेड एंड बटर का यहाँ मीनिंग है दाल रोटी, मैंने खाना नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, दैट इज ऑल। नाउ डू द फ्री एक्सरसाइजेस बाय डाउनलोडिंग द ऐप। ऐप को डाउनलोड करो, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ऐसे ही ग्रामर कॉन्सेप्ट्स पूरी तरीके से सीखना है तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, वरना ऐसे ग्रामर के वीडियोस के लिए वेट करो, जो जो भी वीडियोस आते हैं उसको ऑब्जर्व करो, और फ्री एक्सरसाइजेस हमारे ऐप पे करो। कोर्सेज बाद में ज्वाइन कर लेना जब ज्वाइन करने की एकदम जरूरत होगी। ठीक है, ओके। सीडीएस के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, वो एकदम शुरू से लेकर अंत तक करना चाहते हैं, तो प्रतिज्ञा बैच हमारा लॉन्च्ड है। ऐप डाउनलोड करो और इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।